हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं, जो कि कोड है 824 EN कोड है। और यह आपके पेपर में 100% ये पेपर छपने वाला है। तो आज से ही इस पेपर को तैयार कर लो और 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। पेपर देने जा रहे हो, एडमिट कार्ड लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम बहुत कंपलसरी है भरना आप लोगों को। ठीक है, तभी एग्जामिनर जो है वहां पे आप लोगों को सिग्नेचर करेगा, जो परीक्षा कक्ष में अध्यापक रहेंगे। ठीक है, और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय कितने दिए जाएंगे? तो देखिए, समय यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको। सामान्य निर्देश नीचे कुछ दिया गया है, जो कि पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन करना है आप लोगों को। सामान्य निर्देश में पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब है कि 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ लो, आपके पास समय है, और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप 15 मिनट पढ़ोगे नहीं, डायरेक्ट जाओगे और उसे करना चालू करोगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए क्या है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना है, एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब। आगे देखेंगे तीसरा निर्देश, कह रहा है कि खंड अ तथा खंड ब तीन उपखंडों के उपखंड क ख ग में विभाजित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में भी 3 उपखंड हैं और खंड ब में भी 3 उपखंड है। 3 उपखंड किस लिए दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रश्न होते हैं, इसलिए 3 खंड बना के आपको देगा। फिजिक्स का अलग देगा, केमिस्ट्री का अलग देगा, बायो का अलग देगा आप लोगों को। इसके बाद चौथा निर्देश बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। पांचवा निर्देश क्या बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का पूछेगा। इसके बाद क्या है, खंड ब। खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। वर्णनात्मक मतलब लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 4 नंबर 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाएंगे खंड ब में। इसके बाद बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि यह प्रश्न आपका 1 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितने नंबर का रहेगा उसके सामने जस्ट लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। अगला निर्देश क्या है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कहने का मतलब है कि खंड ब में जो 3 उपखंड आएगा, उपखंड क ख ग, तीनों को करना जरूरी है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर उपखंड क समाप्त हो जा रहा है, आप स्टार्ट करने जा रहे हो उपखंड ख, तो उसको नए पृष्ठ से नए पेज से आपको लिखना है। इसी तरह खंड ग करने जा रहे हो, तो उपखंड ग जब करने जा रहे हो तो उसका नए पेज से आप लोगों को प्रारंभ करना है। कहने का मतलब यह है। इसके बाद है लास्ट निर्देश कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मतलब जितने प्रश्न इसमें दिए गए सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर आप लोगों का स्टार्ट यहां से हो रहा है। देखिए बोला है खंड अ, और खंड में अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें भी पहले उपखंड क आया है। उपखंड क मतलब इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। देखिए 20 नंबर, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर के लिए पूछा है आप लोगों से। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। कहने का मतलब है कि आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है और अपवर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। कह रहा है कि यह अपवर्तित किरण विचलित होगी कब? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कब विचलित होगी? कि जब हम लोग साइन आई में से साइन आर को घटाते हैं। अगर विचलित कोण अगर हमें ज्ञात करना है, तो हम आपतन कोण में से अगर अपवर्तन कोण को घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना वो एंगल पे मुड़ा हुआ है किरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न को तैयार करना, बस जाके आप लोगों को एग्जाम में रखना होगा उसको। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा है इसने। दूसरा प्रश्न पूछा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो मेरे प्यार बच्चों, इतना आप याद रख लेना है कि अगर ताप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जितना आप ताप बढ़ाओगे, प्रतिरोध भी उसका बढ़ता जाएगा। तो आप इसका बी वाला आंसर दे के आओगे एग्जाम में।
बी वाला मतलब दूसरा वाला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न यह है, कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। कह रहा है कि जब प्रिज्म यह है और प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो वो उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो 7 रंगों में जब विभक्त कर रहा है तो वही कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है। वहीं अगर आपको सबसे कम पूछे तो कम जब पूछेगा तो आप लाल रंग का आंसर दोगे। यहां पे क्लियर हो? चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोला है। बोला है कि एक अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण, जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दिया। वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या माइनस में होती है। वो अवतल दर्पण है, त्रिज्या माइनस में होगा। कह रहा है इसकी फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी मतलब एफ का वैल्यू बताइए। फार्मूला आप जानते हो कि एफ बराबर जो होता है आर बटे टू, या आप ये कह सकते हो कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20, और बट्टे में क्या लिखोगे तो यहाँ पे माइनस जरूर लगाना क्योंकि -20 है। तो 2 से जब कटाओगे 20 को तो आ जाएगा -10। तो यहाँ फोकस दूरी जो आ गया वो -10 सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपको देख रहे होंगे कि बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो बी वाला क्वेश्चन मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5वां देखिए। प्रश्न नंबर 5वां है यहाँ पे। 5वां प्रश्न पूछा गया है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो एक प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? आप आंसर दोगे कि 1.6 गुणे 10 पे पावर -9 कूलाम होता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा सी वाला ऑप्शन। 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम होता है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा। ठीक है, भूलिएगा मत एग्जाम में, आप सी वाले ऑप्शन पे रंग के आना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है। कह रहा है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। कह रहा है कि किसी तार की लंबाई अगर एल है, अगर इसकी प्रारंभिक लंबाई से अगर 3 गुना उसको अगर हम मोटा कर देते हैं उस तार को, तो बताइए कि प्रतिरोध क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा। जितना मोटा तार करते जाओगे प्रतिरोध भी उसका उतना गुना बढ़ता जाएगा। इस बात को आप एकदम याद रखना। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आपकी आंखें हैं जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो दूरस्थ बिंदु मतलब कितना दूर तक आप देख सकते हो। तो मेरे प्यार बच्चों अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो आप लोग तो चंद्रमा को भी देख ले रहे हो। मतलब चंद्रमा यहां से कितनी दूरी पे है? तो आप कहोगे अनंत दूरी पे है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और यहां से अब आप लोगों का उपखंड ख स्टार्ट हो गया। उपखंड ख में आप लोगों के केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। अभी हमने फिजिक्स के प्रश्न किए, अब ये केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 8वां से कह रहा है कि एंटी मनी है। आपको जानना जरूरी है कि एंटी मनी क्या होता है। तो एंटी मनी उपधातु की श्रेणी में आता है, उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं एंटी मनी को। तो सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 तो यहाँ पे सूत्र पूछ लिया आप लोगों को, रासायनिक सूत्र, वो भी किसका? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है याद कर लो, PbNO3 होल ट्वाइस होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न, यहाँ पे 10वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताइए। ठीक है, असंतृप्त आप लोगों को यहाँ पे बताना हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C2H4, जिसमें या तो आप ये याद करो कि जिसमें 1:2 का अगर बनेगा तो समझ लो कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है। अगर रेशियो को मैं काटूं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, रेशियो 1:1 संबंधित 2 बन रहा है ना।
तो आप समझ लो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10वां क्या है, कह रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में बताना है आप लोगों को क्रियात्मक समूह, तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है CHO, तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह यह है सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, ठीक है। चलिए भूलिएगा मत, इसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, 12वां है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है यहाँ पे कि एसिटिक अम्ल का क्या होगा। आप आंसर दोगे एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल होता है। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोगों का कि IUPAC नाम करना कैसे करते हैं, तो वहां से करना आप सीख लोगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को तो आप लोग याद ही कर लोगे कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। आगे बढ़ेंगे, 13वां प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है, तो क्लोराइड का सूत्र क्या है MCl2, ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा MO, क्या हो जाएगा यहाँ पे MO हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो उपखंड ग दिखेगा। अब उपखंड ग जो है, अब बायोलॉजी के प्रश्न यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कहा था शुरू में वहां पे कि 3 उपखंड देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो यहां से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है, वृक्क मतलब क्या होता है किडनी, तो किडनी का कार्य क्या होता है, तो वो क्या करता है उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क जितने भी हैं वो वृक्क करते हैं उत्सर्जन का काम, तो किडनी जो है उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है, टॉयलेट को बाहर निकालता है, आपको भी मालूम है। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, ठीक है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किस में, मतलब पुदीना में कि आलू में कि ब्रायोफिलम में कि इन सभी पर। तो पत्तियों पर आपको बताना है कि कौन से ऐसा पेड़ है कि पत्तियों पर वहां पे कलियां जो है विकसित होती हैं, तो आप कहोगे कि ब्रायोफिलम में होती हैं। ऐसा किस में होता है, ब्रायोफिलम में क्या होती हैं कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक है, तो ये तो बहुत सिंपल है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप दोगे ग्रेगर जान मेंडल, ग्रेगर जान मेंडल, और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। आपको भी मालूम है कि अगर 2 DNA तंतु आपस में जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बंध के कारण, किनके, हाइड्रोजन बंध के कारण ही 2 DNA आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप डी वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन के द्वारा अगर हम प्रजनन किस में होता है, तो आप इसका आंसर दोगे कि हाइड्रा में कराया जाता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19। सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत अभी से याद हो गया होगा सारा प्रश्न आप लोगों को। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब मेंडल ने किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था, आनुवंशिकता का नियम दिया था, तो आप कहोगे यहाँ पे उद्यान मटर का प्रयोग किया था। किनका, उद्यान मटर का, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा भाग है जो मादा में नहीं पाया जाता है। तो अंडाशय तो मादा में तो पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, डिंबवाहिनियां भी पाई जाती है। ये जो शुक्रवाहिका है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे खंड अ जो है समाप्त हो गया 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब खंड ब देखेंगे। चलिए देखिए यहां से आप लोगों का खंड ब स्टार्ट हो गया। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, कितने नंबर के लिए, 50 नंबर के लिए वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपका आया उपखंड क, उपखंड का मतलब फिजिक्स के प्रश्न इसमें रहेंगे, किसके, फिजिक्स के। पहला प्रश्न 4 नंबर के लिए क्या उसने पूछा है, देखिए न्यूमेरिकल लगता है पूछा हुआ है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है,
यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, स्थिति मतलब v बताइए, और प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति मतलब m बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि एक अवतल दर्पण के सामने अगर 15 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखा है, फोकस दूरी भी दिया है, तो स्थिति और प्रकृति पूछ रहा है। बहुत सिंपल प्रश्न है, कैसे इसको हल करेंगे देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं पेन ले लेता हूँ, एक ब्लैक पेन ले लेता हूँ। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे यू से। किससे करते हैं? यू से। ये प्रश्न नंबर हम लोग पहला कर रहे हैं, यहाँ पहला आप डालेना। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो यू बराबर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। लेकिन यू आपका माइनस में रहेगा, क्योंकि दर्पण किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यू हमेशा माइनस में होता है, इस बात को आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में गलत मत करना एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो फोकस दूरी भी माइनस में होता है, तो माइनस 30 सेंटीमीटर यहाँ पे फोकस दूरी भी दिया हुआ है। आपसे पूछा है दो चीजें, कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, और दूसरा चीज है कि प्रकृति कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये चीज पूछा है। तो आपके पास u मालूम है, f भी मालूम है, v ज्ञात करना है। आप सूत्र लगाओगे दर्पण सूत्र। मैं एक पेन और ले लेता हूं, रेड पेन, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखे। तो आप लगाओगे दर्पण सूत्र, क्योंकि अवतल दर्पण है, दर्पण की बात रहे तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, लेंस की बात रहता है तो लेंस सूत्र लगाते। तो दर्पण सूत्र यह कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह होता है दर्पण सूत्र। अब आप लोगों को वैल्यू यहां पे रखनी है, तो यह हो जाएगा 1/f। अब f की वैल्यू कितना है? -30, तो यहां लिखोगे -30 बराबर 1/v। तो v तो हमें ज्ञात करना है, तो v को v रहने दो, प्लस 1/u। तो u कितना आया है? u -15 है, तो u की जगह आप लिखोगे -15। अब जब इसे हल आप करोगे तो यह तो आपका 1/-30 ऐसे ही रहेगा, बराबर ये हो जाएगा 1/v, माइनस गुणा इस प्लस में करोगे तो हो जाएगा -1/15। ठीक है, क्योंकि माइनस गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस होता, आप भी जानते हो इस बात को। अब यहाँ पे देखो 1/-30। एक बात बताइए, जब ये -1/15 अगर इस साइड भेज दूंगा तो हो जाएगा +1/15, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। बराबर इधर हो जाएगा आपका 1/v। चलिए अब हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे 30 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 30 ही आएगा, क्योंकि इस 15 से ये 30 कट जा रहा है, तो एलसीएम 30 आया। इस 30 का इस 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इस एक में करेंगे तो एक ही आने वाला है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। बीच में प्लस है तो प्लस उतारोगे। 15 का भाग इस 30 में दोगे तो 15 दूनी के 30, दो बार गया। इस 2 का गुणा एक में करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, बराबर इधर हो गया आप लोगों का 1/v। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। -1 और +2, ठीक है, तो यहाँ माइनस और प्लस आ जाता है तो घटता है, तो बड़े में से छोटे घटा दो, 2 में से घटाओगे तो 1, और बड़े वाला का चिन्ह लगता है तो बड़ा वाला प्लस है तो प्लस ही है, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 बराबर 1/v। हमें v की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? v की। तो इधर 30 को ऊपर भेज दो, इधर आप v को ऊपर भेज दो, तो v बराबर देखिए आ गया, v बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। क्या आ गया? v बराबर 30 सेंटीमीटर, मतलब कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर तो आ गया, ये पहला वाला आंसर आ गया v का। अब हमें m का वैल्यू भी पूछा था, हमें m का वैल्यू भी पूछा था। तो m का सूत्र क्या होता है? m मतलब आवर्धन होता है, क्षमता। तो m बराबर सूत्र होता है -v/u, यह सूत्र होता है। तो यहां से आप m बराबर निकाल लो, m बराबर माइनस माइनस तो सूत्र में ही है v, तो v अभी हमने ज्ञात किया, आपने देखा कितना आया था? 30। दिखा देता हूं मैं नीचे, v अभी कितना आया? 30।
तो यहाँ जब आप 30 लिखोगे तो माइनस के 30 हो जाएगा, और बटे में यू का वैल्यू देखो दिया था, यू का वैल्यू -15 दिया है, तो यहाँ लिखोगे -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 15 दूनी के 30, दो बार में कट गया, तो m बराबर 2, और वो भी 2 जो है प्लस में आ गया, तो m बराबर 2 आ गया। और जैसा आप जानते हो कि m का मान अगर प्लस में आता है तो समझ लो कि आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी? तो प्रकृति यहाँ पे आभासी हो गया। ठीक है, तो यह जो है यह प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति हमसे पूछा था, तो प्रकृति तो हमारा क्या हो गया? आभासी। और स्थिति हमसे पूछा था, तो स्थिति मतलब कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो स्थिति 30 सेंटीमीटर और प्रकृति आभासी। समझ में आ गया प्रश्न? बहुत डिटेल में हमने इस प्रश्न को समझाया है, ताकि एग्जाम में पेपर जब आएगा तो उसको इसी तरह लिख पाओ और अच्छे नंबर ले पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि बायो सेवट का नियम क्या है, और यह प्रश्न 4 नंबर के लिए है। तो बायो सेवट का नियम अब हम लोगों को जानना पड़ेगा। देखिए बायो सेवट का नियम क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख के लेकर आया हूं अच्छे तरीके से। दूसरा उत्तर बायो सेवट का, हेडिंग डाल लेना। बायो सेवट का नियम ये कहता है कि बायो सेवट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उसने प्राप्त किया। अभी मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूं आप लोगों को। फिर कह रहा है कि इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं। यहाँ चित्र देखो, इस बिंदु को आप P मान लो, ये बिंदु जो है P है। कह रहा है यहाँ पे कि ये आप लोगों को एक लंबाई है, मान लेते हैं कि ये आपकी लंबाई एक तार है। ठीक है, एक लंबाई हमने मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु हमने P लिया। क्या लिया? एक बिंदु P। और यहां से हमने इसको लंबवत एक रेखा खींचा। ठीक है, जो कि इसके बीच में कितना कोण बना रहा है? डेल्टा थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो थीटा से P दो बिंदु हमने माना है, उसकी दूरी को R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि धारा को I से डिनोट करते हैं, तो मान लीजिए इस तार में I धारा प्रवाहित हो रहा है, और यहां से लेकर यहां तक ये तार है, तो तार की लंबाई को हम डेल्टा एल से डिनोट किए हैं। चालक तार की यह लंबाई है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का ये चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लग रहा है। तो वही कह रहा है कि इस बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किन बातों पर निर्भर करता है वही इसमें लिखना है। तो 4 कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन है कि चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के। अनुक्रमानुपाती के या समानुपाती के दोनों बात सेम होता है। कहने का मतलब ये चीज है कि जितना तार को आप बढ़ाओगे डेल्टा एल, जितना तार को आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही बढ़ता जाएगा। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा जितना तार की लंबाई बढ़ाते जाओगे। दूसरा कह रहा है कि चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो B है वह I के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि जितना उसमें जितना तीव्र गति से धारा आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि चालक खंड से बिंदु की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात B जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे दूरी जितना, इस जो बिंदु रखा इसकी दूरी जितना बढ़ाओगे तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी अगर इस बढ़ाओगे इस बिंदु की तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कम उत्पन्न होगा। चौथा कंडीशन क्या कहता है कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बी जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा का। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो साइन थीटा होता है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है बी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों का? थीटा बढ़ाओगे जितना डिग्री कोण बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 4 कंडीशन हुआ, इसमें अगर हम टोटल बात करें 4। पहला कंडीशन है कि बी जो है समानुपाती होता है डेल्टा एल के, समानुपाती के अनुक्रमानुपाती के, दोनों चीजें एक ही है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा आई पे डिनोट करता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब धारा की बात कर रहा है कि धारा जितना बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तीसरा किस पे डिनोट करता है? तो ये जो बी जो है वह यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के,
उनके उसकी दूरी के। और चौथा क्या कहता है कि बी जो है वो यहाँ पे अनुपाती होता है साइन थीटा के। जितना कोण आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो यही 4 पॉइंट है, वही 4 पॉइंट आपको लिखना है, यही बायो सेवर्ट के नियम है। आपको डिटेल में मैंने समझा दिया होगा, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, समझा इतना बढ़िया इसलिए आ रहा हूं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं पेपर, तो आप जितना बढ़िया समझे रहोगे उतना बढ़िया से आप लिखोगे, भूलोगे नहीं। आगे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। तीसरा प्रश्न है कि 20 ओम, क्या बोला है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है कि 20 ओम प्रतिरोध का कोई स्त्री, मतलब होता है क्या, प्रेस, जो प्रेस आप कपड़ा प्रेस करते हो वही कह रहा है। उसमें 20 ओम प्रतिरोध का स्त्री लगा हुआ है जिसमें कितना धारा बह रहा है, 5 एम्पियर धारा बह रहा है। तो पूछ रहा है कि 30 सेकंड में कितना ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी, ठीक है, उस प्रेस में। तो देखिए मैं एक पेज ले लेता हूं और इसे सॉल्व करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो जो चीज दिया है उसको पहले आप लिखना चालू करो। जैसे यहाँ पे प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर यहाँ पे दिया है 20 ओम, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला है कि 5 एम्पियर धारा बह रहा है, तो धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर दिया हुआ है 5 एम्पियर धारा। इसके बाद कह रहा है कि 30 सेकंड में, मतलब टी भी दिया, समय समय दिया है 30 सेकंड में। अब हमसे पूछा क्या है कि कितना ऊष्मा परिकलित होगा। ऊष्मा का मतलब है एच, हीट, तो एच बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आप लोगों को वैल्यू रखनी है, तो उसमें आपका निकल जाएगा एच बराबर आई स्क्वायर, आई मतलब धारा कितना था 5, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, इंटू आर कितना है प्रतिरोध 20, इंटू टी कितना समय 30 सेकेंड। तो यहाँ पे जब इसको हल करोगे तो एच बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे दो तिहाई 6, और 2 जीरो बढ़ा दो 600 हो जाएगा। तो एच बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, तो 150 तो यह हो गया, 2 जीरो और बढ़ा दो, 15,000 उष्मा जो है उसमें परिकलित होगी। मेरे प्यार बच्चों, ये हो गया आप लोगों का आंसर। देखिए कितना सिंपल है, इसी तरह आप लोगों को इसको लिखना है। चलिए फटाफट इसको आगे करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 4 नंबर के लिए है, नहीं ये प्रश्न 6 नंबर के लिए है। चौथा वाला प्रश्न देखिए, 3 प्रतिरोध, कह रहा है कि R1 एक प्रतिरोध है, दूसरा R2 दूसरा प्रतिरोध है, R3 तीसरा प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध हैं जो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे डेरिवेशन पूछ लिया है 6 नंबर के लिए, और आपको बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 अगर जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समांतर क्रम कभी कभी श्रेणी क्रम में भी पूछ लेता है, ठीक है। फिलहाल समांतर क्रम में पूछा है तो उसका उत्तर लिखेंगे। देखिए बिल्कुल डिटेल में मैं आपको लिखवाऊंगा, उतना डिटेल में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, आप हेडिंग डालोगे क्योंकि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे लिखोगे एग्जाम में, यह सीखो लिखना एग्जाम में कि वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु x से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु y से जोड़ देते हैं, और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए x है और एक बिंदु y है, ठीक है। तो 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो देखिए इसके पहले सिरे को x से और इसके दूसरे सिरे को y से जोड़ दिया है। इसी तरह R2 दूसरा प्रतिरोध को पहले सिरे को x से जोड़ दिया है, इसके दूसरे सिरे को y से जोड़ दिया है। तीसरा प्रतिरोध के पहले सिरे को x से जोड़ दिया है और तीसरा प्रतिरोध के जो अंतिम सिरे को y से जोड़ दिया है। इसी तरह और प्रतिरोध होंगे तो इसी तरह जुड़ते जाएंगे, यही कह रहा है। और इस क्रम में जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद इस चित्र को बनाना, तो यहाँ पे देखो R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध है, इसमें R3 तीसरा प्रतिरोध है। यह दोनों बिंदु एक्स वाई हैं, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, विद्युत धारा इस तरह इसमें बह रही है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखोगे, यहाँ पे चित्र लिख लेना कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन का यह चित्र है। अब यहाँ पे बोल दिया कि 3 प्रतिरोध इस तरह अगर जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध बताइए, इसका सूत्र बताइए।
तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, वही चीज जो दिया था वही हमने लिखा। इसके बाद तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होगा, जबकि इन विद्युत धाराएं I1 I2 I3 होगी। इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यार बच्चों। एक बात याद कर लो अभी से कि अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो विभवांतर तीनों में यहाँ पे क्या होंगे मेरे प्यार बच्चों, समान। विभवांतर तीनों में एक ही समान विभवांतर होगा, लेकिन धारा तीनों में अलग अलग होंगी। इसमें आपकी धारा I1 होगी, इसमें आपकी धारा I2 होगी, और इसमें आपकी धारा I3 होगी। तो समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा है, विभवांतर तीनों में सेम होगा, धाराएं तीनों में अलग अलग होंगी। वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग धाराएं हैं, तो हम लोग पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, आई बराबर, जैसे ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर, यही कहता है ना। तो यहां से अगर मैं आई निकालूं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान के आर। आई यही नियम तीनों में लगा है, पहला में है तो इसलिए पहला में अगर मैं लगाऊं ओम का नियम तो आई वन होगा। देखो अगर इसमें लगाऊं तो आई वन बराबर वी, तो तीनों में समान रहेगा, बटे में आर वन, तो वही चीज तो है। पहला प्रतिरोध में हमने ओम नियम लगाया तो आई वन बराबर वी अपान के आर वन। दूसरे में लगाऊंगा तो आई टू बराबर वी अपान के आर टू, सिंपल है। तीसरे में अगर मैं ओम का नियम लगाऊंगा तो आई थ्री बराबर वी अपान के आर थ्री होगा। तो तीनों में हमने नियम लगा दिया ओम का नियम। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर लिखोगे कि बिंदु एक्स और वाई बिंदुओं के बीच कुल धारा आई है। अगर हम मान लेते हैं कि बिंदु जो एक्स हमने माना था और बिंदु यहाँ पे वाई जो हमने माना था, अगर मैं टोटल सभी को मैंने आई धारा सिर्फ मान लेता हूं कि आई धारा होगा, तो टोटल धारा अगर आई मान लिया तो आई वन प्लस आई टू और प्लस आई थ्री तीनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि मैं तीनों को एक ही बार मान लेता हूं कि ये तीनों धाराएं जो आई वन आई टू आई थ्री बह रही हैं उनको सिर्फ मैंने आई मान लिया कि टोटल धारा कितना बह रहा है, आई बह रहा है। और यहाँ पे लिखा भी हूं देखिए, आई जो है वो तीनों के योग से होगा क्योंकि तीनों को मैंने आई मान लिया। फिर कह रहा है कि मान रखने पर, अब तीनों में मान रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अभी हमने बताया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, आई बराबर वी अपान के आर वन होगा। अभी मैं यहाँ दिखा देता हूं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई वन आई टू आई थ्री माना है, ठीक है, और आई वन का वैल्यू क्या है, वी अपान के आर वन, आई टू का वैल्यू क्या है, वी अपान के आर टू, आई थ्री का वैल्यू क्या है, वी अपान के आर थ्री। और वही चीज इधर मैंने किया हुआ है, ठीक है, इसी में हमने मान रखा है। आई को मैंने आई लिख दिया, आई वन की वैल्यू क्या थी, वी अपान के आर वन, आई टू की वैल्यू क्या थी, वी अपान के आर टू, आई थ्री की वैल्यू क्या थी, वी अपान के आर थ्री। इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल आया है। फिर माना एक्स और वाई बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर आर है, मैंने तुल्य प्रतिरोध आर मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो आई अपान वी बटे आर लगेगा। अगर तुल्य प्रतिरोध हमने आर मान लिया तो आई बराबर क्या होगा, वी अपान के आर। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। अब समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करेंगे, ठीक है। जब इसकी आप तुलना करोगे मेरे प्यार बच्चों तो देखो क्या होगा, यहाँ पे तुलना करोगे तो इस आई से यह आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर बच जाएगा वी अपान के आर, और ये आपका वी अपान के आर वन, वी अपान के आर टू, वी अपान के आर थ्री, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखो v जो है, v अपान के आर इस तरह लिख दो, ये वाला जो चीज है सेम आप उसी तरह लिख दो। इसमें v है, इसमें v है, इसमें भी v आप कॉमन ले लो। v जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक बटे आर वन, एक बटे आर टू, एक बटे आर थ्री, बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहां से जब v से इस v को कटाओगे तो बचेगा एक, तो एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। यही सूत्र होता है मेरे प्यार बच्चों के। अगर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, यही होता है तुल्य प्रतिरोध। ये होगा आंसर। समझ में आया है, एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, एक बार और देख लोगे इस वीडियो को तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा था कि यह प्रश्न अगर कर ले तो अच्छी बात है, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो एक प्रश्न और दिया अथवा करके उसको कर लो। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, और 6 नंबर के लिए प्रश्न है। तो देखिए इस सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र अगर आपको ज्ञात करना है तो सिंपल, इसमें आप मैं बता देता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है, पेज हमने ले लिया और यहाँ पे समझाने का प्रयास में करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए स्केल की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लिया कि आप लोगों का यह चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इस पे लंबवत अगर मैं एक तार यहाँ पे धारावाही चालक
तार यहाँ पे अगर मैं यहाँ से गुजारता हूं, ठीक है, तो यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बी से मैं डिनोट कर दिया, ठीक है। ये आपका जो है वह धारावाही चालक तार की लंबाई है, तो इसको मैंने एल मान लिया, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैंने इसको आई मान लिया कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यह तार की लंबाई है एल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखना कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत लंबवत अगर हम एक तार बिछाएं जिसमें धारा आई बह रही हो, तो यहाँ पे ये जो कोण बनता है, देखो ये कोण थीटा बनता है, जो कि कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। अब यहां से सूत्र स्थापित करना है, तो सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका सूत्र क्या होगा, बल का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वही पूछ रहा है कि इस फोर्स का सूत्र बताइए। तो F बराबर फार्मूला होता है I, ठीक है, और इंटू L इंटू बी। कहने का मतलब है कि बल बराबर धारा गुणे लंबाई गुणे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, ठीक है, इसका बी का वैल्यू। तो यहां से अगर मैं एफ निकालूं तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बी। और यहाँ पे थीटा की अगर मान में लूं तो यहाँ पे अगर साइन थीटा का गुणा कर देता हूं, तो थीटा यहाँ पे 90 अंश है और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, एक। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बी, साइन थीटा का मान 90 और 90 अंश का मान कितना होता है, एक। तो साइन 90 अंश का मान एक, एक का गुणा करूंगा तो इतना ही आएगा। तो यह आपका एफ बराबर आई एल बी आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां से आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे आई एल। यहां से चुंबकीय क्षेत्र का भी सूत्र आपने निकाल लिया और यहाँ यह बल का भी सूत्र आपने यहाँ पे स्थापित कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर मात्रक इसका निकालने की बात करें, अगर कोई पूछे कि मात्रक क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर एफ। एफ मतलब बल, बल का यहाँ पे मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, बटे यहाँ पे आई मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो यहाँ पे एम्पियर हो गया। और इसके बाद एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया। तो यहाँ पे बन गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आप लोगों का क्या बन गया, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है इसका मात्रक बन गया। समझ में आ गया आप लोगों को। सूत्र आप लोगों को स्थापित करने के लिए बोला, बस इतना आप लिख दो, सूत्र हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, उपखंड ख। उपखंड ख, अब यहाँ किसके प्रश्न स्टार्ट हो गए, फिजिक्स के खत्म, केमिस्ट्री के यहाँ से प्रश्न क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। तो देखिए केमिस्ट्री के प्रश्न को कैसे करेंगे। पांचवा प्रश्न बोला है, क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चार प्रश्न दिया है, चारों को अगर संतुलित कर देते हो तो 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे संतुलित करेंगे हम लोग। पहला क्या बोला है यहाँ पे, ए वाला, ए वाला बोला है यहाँ पे कि सोडियम सल्फेट, क्या बोला है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, Na2SO4, यह होता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। प्लस प्लस कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड। फिर कह रहा है कि बेरियम सल्फेट बनाता है, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, बेरियम सल्फेट। फिर प्लस कह रहा है कि अब इसमें बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दो, ये आपका सोडियम सल्फेट है, आपका बेरियम क्लोराइड है। तो यहां से ध्यान देना, यहां से Ba मतलब बेरियम, यहां से SO4 सल्फेट, दोनों आपस में मिलकर बेरियम सल्फेट बना दिया। इधर बच गया आपका Na2, इधर बच गया आपका Cl2, ठीक है। तो Na और Cl मिलके बना देंगे आपके NaCl, क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। तो ये हो जाएगा NaCl, ठीक है। संतुलित की अगर हम बात करें तो संतुलित देखिए है कि नहीं, तो यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 लगा दोगे तो यहाँ पे भी Na, यहाँ पे भी Na2 हो गया, SO4 यहाँ पे भी SO4, बेरियम एक, बेरियम एक, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी क्लोरीन क्या है, 2, बिल्कुल संतुलित हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये पूछा है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे NaCl भरा जाएगा, NaCl। देखिए यहाँ पे मैं भर के दिखाया हूँ, संतुलित 2 लगा दोगे संतुलित हो जाएगा। चलिए बी वाला करेंगे, बी वाला पार्ट क्या है, कह रहा है कि मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड मतलब Hg मतलब मरकरी होता है, ऑक्साइड है तो ओ जोड़ दो, तो HgO मरकरी ऑक्साइड। कह रहा है कि मरकरी ऑक्साइड को उष्मा करो, उष्मा मतलब हीट करो, गर्म,
ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा एच कर देता हूं, इसको हीट कर देता हूं, तो मरकरी ऑक्साइड को जब भी आप गर्म करोगे तो एक तो पहले आपको मरकरी प्राप्त होगा, ठीक है, मरकरी मतलब Hg प्राप्त होगा, और प्लस क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिख दोगे O2 ऑक्सीजन। संतुलित की बात करें तो यहाँ पे संतुलित, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दो। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पे मरकरी कितना है? 1, यहाँ पे मरकरी 2, तो यहाँ भी 2 लगा दो। तो 2 मरकरी यहाँ पे भी, 2 मरकरी यहाँ पे भी, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बिल्कुल संतुलित हो गया। चलिए तीसरा वाला करते हैं। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है कि जिंक, जिंक का मतलब Zn, ये हो गया जिंक, प्लस क्या बोला है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। कह रहा है कि मिलके क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 बनाते हैं। इसके बाद बोला है कि प्लस और क्या बनाएंगे, तो आप ही देख लो कि यहाँ पे जिंक है, SO4 के साथ मिलके तो यहाँ पे सल्फेट बना दिया, बच गया आपका H2, मतलब हाइड्रोजन बच गया। तो सिंपल आप कहोगे कि H2 क्या बनेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा, और क्या। संतुलित है, देख लेते हैं। जिंक एक, जिंक एक, SO4 एक, SO4 एक, H2 H2, बिल्कुल ये संतुलित, इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए डी वाला देख लेते हैं। डी वाला पोर्शन क्या है? डी वाला ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आयरन, तो आयरन का सूत्र क्या होता है? आयरन मतलब लोहा, लोहा मतलब Fe, ठीक है। इसके बाद आप प्लस, इसका बोला है कापर सल्फेट। कापर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। Cu मतलब कापर, SO4 मतलब सल्फेट। तो आयरन और सल्फेट मिलके क्या बना रहे हैं? तो एक चीज यहाँ पे भरने के लिए बोला है, यहाँ पे कह रहा है कि कापर बचेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि कापर तो मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा? तो आप ही मेरे प्यारे बच्चों बताओ, कापर जब यहाँ विस्थापित कर दिया कापर को, तो यहाँ पे SO4 बचा और यहाँ पे Fe बता, तो ये हो जाएगा आप लोगों का Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ये सूत्र बनाने में आप लोगों को सिखा दूंगा कि Fe2SO4 होल थ्राइस में कैसे कर रहा हूं, ठीक है। और संतुलित की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि SO4 यहाँ 3 बार आ रहा है। देखो SO4 के आगे होल थ्राइस है, तो 3 बार आ रहा है, यहाँ 3 कर लो। तो SO4 3 बार, कापर भी 3, ठीक है। और यहाँ पे कापर क्या है? एक ही है, तो कापर को 3 करने के लिए यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 कापर यहाँ पे, 3 कापर यहाँ पे, SO4 3, ठीक है। Fe2, यहाँ लोहा 2 है, यहाँ पे लोहा 1 है, तो इसके आगे भी 2 लगा दो। लो भाई, पूरा का पूरा संतुलित हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, प्रश्न नंबर 5वां को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या बोला है? प्रश्न नंबर 6 है कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। क्या, और पूछा है कि क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ जाता है? अगर हवा में उसको छोड़ दें खुला ब्लीचिंग पाउडर को, तो क्या होगा? इसके बाद बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग भी आपको लिखना है, और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए पूछा गया है? 4 नंबर के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वहां पे मैं इसका आंसर बताता हूं आप लोगों को। इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख के लेकर आया है, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। पहली बात कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है, याद कर लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जरूर से याद कर लेना, रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर है आगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र इसका होता है CaOCl2। यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद कह रहा है कि जब विरंजक चूर्ण को वायु में मतलब हवा में उद्वासित किया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, तो वो अपने गुणों में विकृति पाता है, और वायु में उपस्थित, वायु में आपके कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं, इससे क्रिया करता है, जिस कारण वो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस में उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण, उसको हवा में छोड़ दोगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और उसके साथ वो अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और क्लोरीन गैस बना देता है। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के गुण नष्ट हो जाते हैं, मतलब जब उससे अभिक्रिया करता है तो उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। उपयोग भी हमसे पूछा था ना, तो यह विरंजक चूर्ण जो होता है वो कॉटन, टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उपयोग भी इसका लिख दिया है, सब कुछ मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र क्या है? CaOCl2। हवा में छोड़ोगे तो उसके, हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित होती है उसके साथ अभिक्रिया करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस बना देता है,
और अपने गुण को नष्ट कर देता है। और उपयोग की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में लॉन्ड्री बनाने में, उनके कपड़े धोने के लिए काम आता है, उसको सफेद कर देता है बिल्कुल। बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? कह रहा है कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का वर्णन आप करो। और यह 6 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं कि अयस्क के सांद्रण क्या है। और उसका कह रहा है कि अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का भी वर्णन करना है, कोई एक विधि बतानी हो। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर हमने यहाँ पे देखिए 7वां लिखा हुआ है। और लिखेंगे इसमें कि अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां, हेडिंग आप डालोगे, लिखोगे कि अयस्क या खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं। आपको भी मालूम है कि अयस्क और जो खनिज होते हैं पृथ्वी से ही निकाले जाते हैं, जिनके साथ अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ आते हैं। उनके साथ बहुत सारे कचरा उनमें आते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के व्यर्थ पदार्थ उनके साथ आते हैं जब उनको पृथ्वी से निकाला जाता है। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम गैंग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। कह रहा है कि निष्कर्षण प्रक्रिया से पहले उन्हें हटाना आवश्यक होता है। जब उसको शोधन करते हैं, जब उसको, तो उसके प्रक्रिया से पहले जो कचरा फंसा होता है, उसमें जमा होता है, उसको साफ किया जाता है। तो कह रहा है इस प्रकार गैंग का साथ हटाने से अयस्क में धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे सांद्रण हम लोग कहते हैं। जब उसको साफ करोगे तो अगर उसमें धातु की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ठीक है, जो कचरा में फंसा रहेगा वो भी धुलोगे तो वो भी निकल के चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अयस्क की मात्रा जो होगी बढ़ जाएगी। उसे ही हम लोग सांद्रण कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को सांद्रण? चलिए, तो एक विधि यहाँ भी पूछा था, तो फैन प्लावन विधि। फैन प्लावन विधि से हम किसी भी अयस्क को कैसे साफ करते हैं, कैसे उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो एक विधि पूछा था, तो विधि बता देता हूँ। फैन प्लावन विधि कह रहा है कि इस विधि में हम लोग बारीक पीसे हुए अयस्क को, जो अयस्क मिलता है उसको बारीक से पीस लिया जाता है। फिर कह रहा है कि किसी उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है। जब उसको पीस कर, ठीक है, एक तेल के साथ उसे एक बड़े टैंक में मिलाते हैं। इसके बाद खनिज कण पहले ही तेल से भीग जाते हैं। जो उसके खनिज होते हैं वो तेल में जब उसको डाल के जब हम लोग भिगोएंगे तो पूरा का पूरा उसका कण तेल में भीग जाएगा। फिर जबकि गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं, और जो गैंग गंदगी होता है वो भी पानी से भीग जाता है। अब क्या होगा कि अब इस मिश्रण से बुलबुलों के रूप में प्रयुक्त वायु प्रवाहित की जाती है। जब उसमें अब हम लोग आग लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें बुलबुला उत्पन्न होगा, मतलब हीट होगा वो। इससे खनिज कण तेल के झाग या फैन के रूप में बन जाते हैं। तो जो यहाँ पे खनिज होंगे वो तेल के रूप में क्या होते हैं? जम जाते हैं, जो कि जल की सतह पर क्या होते हैं? तैरने लगते हैं, ऊपर ऊपर तैरने लगते हैं। और बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उसको जब ऊपर तैरने लगते हैं खनिज, उसको निकाल दिया जाता है। जो कचरा होता है वो नीचे जम जाता है। फिर वही कह रहा है कि तांबा, सीसा तथा जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कितना सिंपल है कि फेनप्लॉन विधि से हम लोग क्या करते हैं कि उसको बारीक से पीस लेते हैं, फिर एक उपयुक्त तेल में उसको मिला देते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तो ऊपर परत जम के उसका खनिज आ जाता है, उसको छान लिया जाता है और गंदगी नीचे ही जम जाती है। बस यही तो है। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या बोला है। कह रहा है कि अगर ये प्रश्न नहीं आप कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सही समझाइए। अगर वो प्रश्न नहीं कर पाते तो ये वाला प्रश्न कर दो कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और सबको समझाना है, तभी तो 6 नंबर आपको दिएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वाले प्रश्न का भी उत्तर। तो यहाँ देखिए अथवा करके लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर कर नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएगा तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, उदाहरण, कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। और इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाया तो आपस में अभिक्रिया कर कर यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया। इसे बोलते हैं अभिकारक और इसे बोलते हैं उत्पाद। ये आपके क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं या आपके उत्पाद कहलाते हैं। यही है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखेंगे कितने प्रकार की होती हैं। अब अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया जो है वो निम्नलिखित प्रकार से होती है। कौन कौन सा? तो पहला हेडिंग डालिए, लिखिए संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन या संकलन अभिक्रिया, यह पहली अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप कहोगे
कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु जो होते हैं परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। कहने का मतलब है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु जुड़ेंगे, केवल एक पदार्थ के अणु को उत्पन्न करेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, सोडियम एक धातु है और क्लोरीन में जलकर वो सोडियम क्लोराइड बनाती है। तो देखिए यहाँ पे एक सोडियम है और मैंने क्लोरीन से अभिक्रिया कराया तो यह सिर्फ एक ही पदार्थ बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करें, उन्हें हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण भी हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, समझ सकते हो। फिर दूसरा आप हेडिंग डाल के लिखिएगा। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होता है संयोजन क्रिया का जस्ट उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा से हो जाता है, प्रकाश और विद्युत द्वारा संपन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। कहने का मतलब संयोजन में क्या होता था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता था। इसमें क्या होगा कि एक जो पदार्थ है, कोई एक पदार्थ, उसको आप या तो ऊष्मा देके गर्म करो या प्रकाश में उसको छोड़ दो या विद्युत देके उसको अभिक्रिया कराओ। वो क्या करेगा कि कई अलग अलग पदार्थों में उसको वियोजित कर देगा। एक पदार्थ कई कई अलग पदार्थों में वियोजित कर देगा, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऊष्मीय वियोजन होता है, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन पहला क्या होता है, तो ऊष्मीय वियोजन जानते हैं कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की विक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ की अगर अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया, वो भी किससे, ऊष्मा देने से हो रहा है, तो उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। तो पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा देकर उसको वियोजित करते हैं। देखिए इसमें बोला है कि पोटेशियम क्लोरेट जिसे बोलते हैं KClO3, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। देखिए मैंने सूत्र भी लिखा है यहाँ पे, मतलब रासायनिक समीकरण भी उसका लिखा हुआ है। यह पोटेशियम क्लोरेट है, केवल एक ही पदार्थ है। इसको मैंने हीट कर दिया, मैंने क्या किया, हीट किया ऊष्मा देकर। तो ये देखिए पोटेशियम क्लोराइड में हो गया और ऑक्सीजन में वियोजित हो गया। तो ऊष्मा देने पे हो रहा है इसलिए उसमें वियोजन होगा। इसी तरह दूसरा विद्युत वियोजन होता है, जिसे विद्युत देकर हम लोग वियोजित करते हैं। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। सोडियम, देखो यहां बोला है कि गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। यहाँ पे आपका देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसमें मैंने विद्युत धारा उत्पन्न किया। क्या किया, विद्युत धारा उत्पन्न किया, तो यह सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो गया। तो जो विद्युत धारा देने पे वियोजित हो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जो ऊष्मा देकर वियोजन हो उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। बस बात खत्म। तीसरा कौन सा प्रकार होता है, तीसरा हम बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन और प्रतिस्थापन दोनों एक ही बात है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु कि किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह या मूलक आ जाता है। अभी मैं समझाता हूं। जैसे मैं एग्जांपल में मैंने लिया लोहा और यह कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। या आप ये कह सकते हो कि अगर आप अभिक्रिया कर रहे हो तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। यही आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देख लो यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यह लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को कहेगा भैया आप अलग हो जाइए, अब मुझे सल्फेट के साथ जाने दीजिए, तो सल्फेट के साथ चला गया। तो आयरन कॉपर सल्फेट आपस में मिलेगा तो फेरस सल्फेट बनाएगा, फेरस मतलब आयरन, और यहाँ पे कॉपर बनाएगा। तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया समझा गया ना कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को अब उसके ही स्थान से उसको क्या कर देगा, हटा देगा। चलिए, और लास्ट चौथा अभिक्रिया है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों एक ही बात है, आप उसे उभय प्रतिस्थापन कहिए या द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, बोला है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में
यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है, मतलब आयनों का आदान प्रदान होगा तथा नए यौगिक उससे बनते हैं, तो वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, एग्जाम्पल मैंने लिया है कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। जैसे समझिए, ये आपका बेरियम क्लोराइड है। क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पे आप देखिए BaSO4 बना दिया, तो यहाँ Ba प्लस में होता है, SO4 माइनस में होता है। तो ये प्लस और माइनस, ये तो आयन ही है, तो यह प्लस आयन इस माइनस आयन के साथ संयोग करके यहाँ BaSO4 बना दिया। इसी तरह Cl क्लोरीन आपका माइनस में होता है, Na आपका प्लस में होता है। यह दोनों आपस में जुड़कर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो आयनों के आदान प्रदान से जो यहाँ पे विलयन बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया? चलिए आगे देखेंगे। ये भी प्रश्न हमने दोनों समझा दिया। तो दोनों में से जो भी आप करना चाहो, या तो आप सातवां कर लो या उसका आठवां कर लो, दोनों इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे उपखंड ग। उपखंड ग, अब यहाँ पे बायोलॉजी के प्रश्न आ गए। किसके? बायो के प्रश्न आ गए। और ये 4 नंबर का पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या कि अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख लिखे। अमाशय मतलब पेट, अमाशय किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर दोगे 8वें का कि अमाशय जो है उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थिर एक मशक के समान की रचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 24 सेंटीमीटर, अर्थात चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अमाशय की कार्य की अगर हम बात करें तो भोजन का वह संग्रहण करता है, भोजन को पतला लेई जैसा बनाता है, और भोजन का पाचन करने का काम भी वही करता है। नीचे हम लोग लिखेंगे कि अमाशय का मुख्य कार्य भोजन का पाचन है। अमाशय का भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणु को सफाया करता है। जब आप भोजन करोगे तो भोजन के साथ जो कीटाणु आते हैं उनको सफाया करता है। अमाशय के पाचक रस में स्थिर एंजाइम भोजन में स्थित प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जो पेट में हम लोगों के एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ा कर देता है, जिससे प्रोटीन का पाचन आसान हो जाता है। और अमाशय का पाचक रस में भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर सड़ने से क्या करता है? वो उसे रोकता है। समझ में आ गया आप लोगों को अमाशय किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए ये प्रश्न क्लियर। इसके बाद 9 प्रश्न देखिए। 9 प्रश्न है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। तो गर्भ निरोधन के हम लोग विधियां देखेंगे और 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। आप सिंपल उत्तर में लिखोगे ना कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं, मतलब बहुत सारी विधियां होती हैं, एक एक विधि आपको लिखना पड़ेगा, तभी 6 नंबर आपको दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कितनी विधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे 4 विधि होती हैं। पहला विधि होता है यांत्रिक या उसे भौतिक अवरोध कहते हैं। दूसरी विधि होता है रासायनिक विधि। तीसरा होता है शल्य चिकित्सा विधि। और चौथा होता है अंतरागर्भाशय या गर्भ निरोधक यंत्र आप कहिए या उसे उपकरण कहिए। तो 4 विधि टोटल होती हैं, चारों विधि को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हमने यहाँ पे हेडिंग डाला कि यांत्रिक या भौतिक अवरोधक विधि क्या होती है। इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा कि नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए निरोधक का उपयोग करते हैं। और इसमें मादाएं डायफ्रेम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय तथा अंडवाहिनी में प्रवेश को रोकने के लिए करती हैं। ठीक है, आप लोग जानते हो जो वो होती हैं मादा, जो हम लोग होते हैं नर, वो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और जो मादा होती हैं वो किनका प्रयोग करती हैं? तो ग्रीवा टोपी का प्रयोग करती हैं उसको रोकने के लिए। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि है कि औरतें 2 प्रकार की गोलियां का उपयोग करती हैं। पहला कि मुख्य गोलियां, ये गोलियां हार्मोन से युक्त होती हैं जो अंडाशय से अंडोत्सर्ग अंड डिंब को मोचन से रोकती हैं। उधाड़माला डी, सहेली, ये सब उसके प्रकार हैं, ये दवाइयां मिलती हैं खाने के लिए। इसके बाद योनि गोलियां, इन गोलियों में रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ठीक है, तो ये विधि आप लोगों को किसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ ले रहे हो सब कुछ। इसके बाद तीसरा देखो क्या है, शल्य चिकित्सा विधि या इसे वेक्सोटॉमी या पुरुष नसबंदी कहते हैं। कह रहा है कि शुक्रवाहिकों के एक छोटे से भाग को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग कर देना ही वेक्सोटॉमी कहलाता है।
मतलब जो हम लोग प्राइवेट पार्ट है उसको अलग करने की बात कर रहा है। इसके बाद शुक्रवाहिका वे नलिकाएं होती हैं जो नरों में शुक्राणुओं को वृषण के माध्यम से मूत्रमार्ग तक ले जाती हैं। तो वो जब माध्यम हम लोगों का कट हो जाता है, नसबंदी हो जाती है, तो एक दूसरा शुक्राणु होता है वो जो कि उसके माध्यम से हम लोग मूत्रमार्ग जो है बाहर निकलता है। इसके बाद देखिए कौन सी है, इसके बाद आप लोगों का है यहाँ पे ट्यूबोटाइन महिला नसबंदी। ठीक है, तो ट्यूबोटाइन ट्यूबेक्स टाइम कहिए या महिला नसबंदी कहिए। अभी हमने पुरुष नसबंदी देखा, ये महिला नसबंदी है। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि डिंब वाहिना नलिकाओं के एक भाग को काट कर अलग कर देता है वो, तथा ट्यूबेस्टाइम कहलाता है वो। और यह प्रक्रिया अंड डिंब व आगे डिंब वाहिना तथा गर्भाशय में जाने से वो क्या करती है, उसको रोकती है। चलिए चौथा विधि समझ लो, अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र। यह क्या होता है कि यह उपकरण जो कॉपर आयनों के स्रोत होते हैं जो मादा महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जो निषेचित अंड या ब्लास्टुला को गर्भाशय में स्थापित होने से क्या करता है, उसको रोकता है। तो मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया, बस आप इसको एक बार पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इस प्रश्न में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए अगला देखिए 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है कि स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा इनके लाभ व हानियां लिखे। तो स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा उनके लाभ और हानियां लिखना है, और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें लिखेंगे ना हम लोग प्यारे बच्चों कि स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल पुष्प का द्विलिंगी होना क्या है, आवश्यक है। नर एवं मादा भाग एक साथ परिपक्व होना क्या होना चाहिए, इसमें आवश्यक होना चाहिए दोनों। इसके बाद स्वपरागण से लाभ, तो लिखेंगे स्वपरागण से निम्नलिखित लाभ होते हैं, कौन कौन। पहला यह होता है कि पुष्पों में स्वपरागण एक समान तथा निश्चित घटित प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधों का वंश क्या होता है, चलता रहता है। दूसरा लाभ यह है कि इनका प्रयोग, मतलब इनका परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो स्वयं से अपना कर लेते हैं। तीसरा है कि स्वपरागित पुष्पों में रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे पौधों की कम से कम ऊर्जा क्या होती है, उसमें उपयोग होती है। ठीक है, यूज होती है। चौथा क्या है कि स्वपरागण में परागण के लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। नोट करते जाइए आप। पांचवा क्या है, स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण यही रहते हैं। तो ये स्वपरागण के लाभ थे, 5 पॉइंट मैंने लिखा दिया। हानियां की अगर हम बात करें तो स्वपरागण से हानियां भी नोट कर लो कि स्वपरागण से निम्नलिखित हानियां होती हैं, कौन कौन सी। पहला यह होता है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्पन्न श्रेणी के नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में समय के साथ रोगों के प्रति क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद तीसरा है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे जो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद चौथा है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या कम, भार में हल्के तथा छोटे होते हैं। पांचवा है ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। और छठवां है कि स्वपरागण द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो मैंने बता दिया, आप उसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। और लास्ट प्रश्न आप यहां से देख लो क्या है। 11वां प्रश्न, मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम के कार्यों को उल्लेख कीजिए। अब इसमें मैं एक होमवर्क भी दूंगा, यही आप लोगों का होमवर्क है। ये पहला वाला प्रश्न, इसको मैं बताऊंगा अभी कि यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए वाला प्रश्न बताऊंगा, लेकिन यह मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि अपने मुख से लेकर, ठीक है, आमाशय तक होने वाली जितने भी प्रक्रिया है पाचन प्रक्रिया, वो सब कुछ आप लोगों को डिटेल में लिखना है। और ये प्रश्न 6 नंबर के लिए है। और नहीं कर पाओगे तो यकृत के कार्यों का उल्लेख करना कि यकृत के कार्य क्या है, लीवर के कार्य क्या होते हैं, तो मैं इनको बता देता हूं और उनको ये होमवर्क है आप लोगों को। यकृत के कार्य कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कि यकृत के कार्य, पहला, यकृत जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और साथ ही फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का भी वो क्या कर देता है, निर्माण करता है। दूसरा काम इसका यह है कि यकृत हमारे शरीर के तापमान को भी क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है उसको। तीसरा है यकृत आरबीसी को नष्ट करने में हमारी मदद करता है, रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं। चौथा है यकृत रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। पांचवा है कि इसके अलावा जो यकृत होता है हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालता है। छठवां लिख लीजिए, यकृत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है। इसके बाद सातवां है कि यकृत आमाशयिक रस के हम लोग
को प्रभावहीन करने के लिए बनाता है और भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। आठवां है कि यकृत द्वारा निर्मित पीत रस वसा का पायसीकरण करता है। 9 लिखो कि यकृत शरीर के संचरण का एक रुधिर संचालित करता है। अगला लिखोगे 10वां कि यकृत शरीर का भंडार गृह कहलाता है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो यह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में इसको क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है। 11वां है कि यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। 12वां है कि विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करता है। 13वां है कि हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। मैंने 13 पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि 6 नंबर का है भाई, 6 नंबर जब एग्जामिनर आपको देगा तो इतना पॉइंट आपको देखेगा, तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब यकृत के कार्य हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दिया। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और यहाँ पे पेपर भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समाप्त। मैं दिखा देता हूँ, यह पेपर मैंने बहुत डिटेल में समझाया इसलिए क्योंकि ये पेपर 100% आएंगे और 70 में 70 नंबर आप लोग लेके आओगे। तो पूरा का पूरा देखना, इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने मित्र हैं उनके पास जा पाए, सब लोग 70 में 70 नंबर लेकर आए। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।